साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ पढ़ने से पहले आपसे उसके बारे में थोड़ी सी बात। आप में से कितने बच्चों को गजल सुनना अच्छा लगता है? गजल अच्छी लगती है सुनने में? शक्लें, चेहरों से लग रहा है कि सबको अच्छी लगती है। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जो आपके जो चेहरे से जो अभिव्यक्ति समझ में आ रही है, वो ये कि सबको अच्छी लगती है ना? अच्छा, क्यों अच्छी लगती है गजल? कारण? बताओ। बोले बोले बिना तो फिर क्लास में मजा ही नहीं आता ना। लगे तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रति आपकी अभिरुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों अच्छी लगती है हमें गजल? एक दूसरे का प्रतीक्षा नहीं किया करो, जिसके मन में जो आ रहा है बोलो। मैम कभी सुनी नहीं, है ना? ज्यादातर नहीं सुनते। सॉरी, मैम रिपीट। ज्यादातर गजल सुनते नहीं तो पसंद नहीं। नहीं, क्लियर नहीं हुआ बेटा नरेंद्र, आपकी आवाज मुझे नहीं आई। जिसको क्लियर हुई नरेंद्र की आवाज बोले जरा। क्या? व्हाट हैज नरेंद्र सेड? क्या कहा नरेंद्र ने? हम ज्यादा ज्यादा गजल नहीं सुनते। ज्यादा गजल नहीं सुनते? अच्छा, तो आप में से कोई भी नहीं सुनता? किसी को पसंद नहीं? अब वापस करेंगे पसंद नहीं है, पसंद है, पसंद नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, गजल पसंद हो या नहीं हो, आज आप जो गजल पढ़ने जा रहे हैं ये निस्संदेह आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आने वाली है। और गजलकार हैं, रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। पहली बात तो ये कि गजल सामान्यतः, गजल का जो रिलेशन है, गजल का जो नाता है वो उर्दू से है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं उर्दू माने क्या? ये तो जानते हैं उर्दू क्या है? मैम एक भाषा है। उर्दू एक भाषा है ना? आपको पता है उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलावट। शायद नहीं पता होगा। ओके, अरबी फारसी यानी मुगल्स जब भारत में आए और हिंदी और अरबी फारसी का जब आपस में समागम हुआ, एक दूसरे से मिलना हुआ दोनों भाषाओं का, तब एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहते हैं। कुछ अल्फाज हिंदी के, अधिकांश अल्फाज अरबी फारसी के। तो जो मिलावट से एक नए स्वरूप का जन्म हुआ, एक और आपने कभी महसूस किया हो, आपने कभी जाना हो कि उर्दू के जो अल्फाज हैं वो नजाकत और, है ना, वो जैसे आपको जब किसी से कहना है बैठ जाइए तो ठीक है बैठ जाइए, जब आप कहते हैं तशरीफ रखिए, राइट, तो अलग जो एक अंदाज आता है, अलग जो एक लहजा आता है, तो कभी कभी कहीं कहीं यथास्थान उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी आपको जो बात बताने जा रही हूँ, में हिंदी में गजल को इंट्रोड्यूस करने वाले, गजल को लाने वाले, स्थापित करने वाले दुष्यंत कुमार जी हैं।
तो हिंदी गजल का श्रेय दुष्यंत कुमार जी को जाता है। आप जिस तरह की गजल सुनते रहे हैं, यह गजल उनसे फर्क है, डिफरेंट है। कारण है, विषय वस्तु है, और भी चीजें हैं। तो जब आप गजल थोड़ी सी पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको समझ आएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या। तो पहली बात तो थोड़ा सा दुष्यंत कुमार जी के बारे में और जान लीजिए कि दुष्यंत कुमार जी की जो ये गजल है, ये जन जागरण को जागृत करने वाली गजल है। ये रोमानियत, प्रेम प्रसंग से परिपूर्ण गजल नहीं है। यह देशभक्ति, जन जागरण, नव चेतना की गजल है। इज इट क्लियर? लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर मैं पूछूंगी आपसे। नव चेतना, जन जागरण की गजल है। कवि देश की दुर्व्यवस्था को देखकर, अव्यवस्था को देखकर बहुत आहत है। 70 के दशक में जब कवि ने ये गजल लिखी है ना, तब कवि ये देखते हैं कि भारत जब गुलाम था, तो आजादी से पहले हमने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे वादे किए थे कि जब आजादी मिलेगी फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन क्या हुआ? और एक बात और दिमाग में रखेंगे, आज की परिस्थिति पर नहीं है ये गजल। ये गजल उस समय की है जब आजादी मिल गई थी और देश किन परेशानियों से जूझ रहा था। आज भी उनमें से, आज जब आप पढ़ेंगे ना इस गजल को, आज भी यह गजल प्रासंगिक है। आज भी यह दुर्व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको मन में ये रखना पड़ेगा ये गजल कब लिखी गई। ओके, तो आजाद भारत का जो सपना देखा था, किस तरह से हर घर में रोशनी होगी, चारों ओर खुशियां होंगी, लेकिन हुआ क्या, उस परिस्थिति को दर्शाती है ये गजल। कवि कहते हैं कि कवि ने, मैं अपने शेरों के माध्यम से ये बताया है कि किस तरह की व्यवस्था है, और अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी गजल के माध्यम से कवि युवाओं के बीच, पूरे देश में एक लहर लाना चाहते हैं, एक ऐसा जोश लाना चाहते हैं जो देश में बदलाव के लिए तत्पर हो, प्रयासरत हो। ठीक है, थोड़ा सा समझ आया कि क्या? अब हम बात करते हैं पहले शेर की। मोहित आप पढ़िएगा, किताब अगर आंखों के सामने है तो। पहला शेर बताइए क्या है? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग परस मैस पर नहीं शहर के लिए। ओके, कहाँ तो तय था चिरागा, चिरागा, चिराग का बहुवचन है। चिराग माने दीपक। ओके, चिराग किसके अर्थ में? दिया। कहाँ तो तय था चिराग, चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये सपना देखा गया था, ये वादे किए गए थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हर घर में चिराग होगा, हर घर में उजाला होगा। किस चीज का उजाला होगा? सुख सुविधाओं का, खुशियों का। तो कहा तो ये वादे किए गए थे कि हर घर को सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। और जब आजादी मिल गई, अब क्या हुआ? पूरे शहर भर के लिए भी एक चिराग नहीं है। घर घर में तो छोड़ो, यदि हम देखें, यदि हम डाटा देखें, तो एक शहर में भी अधिकांश लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सुख सुविधाओं से विहीन हैं। समझ आया? मीनिंग क्लियर हुआ?
कोई शब्द समझ नहीं आया हो पहले बताओ। हर शब्द स्पष्ट है? मीनिंग क्लियर हुआ कि आजादी से पहले यह सपना देखा गया था, बड़े बड़े नेताओं ने ये वादे किए थे कि जब आजादी मिल जाएगी तो चिंता ना करो, हम सब खुशहाल हो जाएंगे, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में जश्न होगा, हर घर में रोशनी होगी। लेकिन जब आजादी मिल गई, उसके इतने सालों बाद भी आज, यह आज से मायने है जब दुष्यंत जी ने गजल लिखी, इतने सालों बाद भी प्रत्येक घर तो छोड़ो, शहर भर में भी सुख सुविधाएं दिखाई नहीं देती। ओके, और गजल से फर्क है कि नहीं? और गजलों से अंतर दिख रहा है इस गजल में? ठीक है, दूसरा वाला जो शेर है, अदिति पढ़िएगा। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यस, यह दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त माने, दरख्त किसे कहते हैं? मैम पेड़ पौधे मतलब झाड़ यस, वाड़ वेरी ऐसा नाइस, कुछ। वेरी नाइस, वृक्ष। तो पेड़ पौधों के ना घने घने पेड़ हैं, तो पेड़ की छाया में हमें क्या मिलता है? पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो क्या मिलेगा? वृक्ष के नीचे हम किस उम्मीद में जाते हैं? क्या पाने के लिए जाते हैं वृक्ष के नीचे? छाँव। छांव। उसके बाद उसके फल, फ्रूट्स, उसके बाद उसके फल, सोच के। बट पहली बात तो छांव। कहीं धूप में चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, और अचानक से एक घना पेड़ दिखा और आप उसके नीचे जाके बैठ गए। अब अगर वही पेड़ आपको छाया देने के बजाय, आपको सुकून देने के बजाय झुलसाने लगे, गर्मी बरसाने लगे, धूप में इतनी धूप नहीं लग रही थी जितनी गर्मी, जितनी तपन उस वृक्ष के नीचे आके लग रही है, फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? ऐसी सोच के बताओ, पाठ को छोड़ दिया करो कभी कभी, ऐसी सोचो कि यदि वृक्ष के नीचे जिस छाया की उम्मीद से गए हो और बजाय सुकून के, बजाय छाया के, बजाय ठंडक के, बजाय शीतलता के आपको और गर्माहट मिलने लगे, तो क्या मानसिकता आपकी होगी? क्या सोचेंगे आप? मैम गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। और और अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति है जो बेचारा गुस्सैल नहीं है, उसे गुस्सा कम आता है, गुस्सा नहीं आया उसको, तो क्या होगा? मैम ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो धूप में ही ठीक थे। ऐसा लगेगा कि ऐसे ही ठीक थे। अच्छा चलो, हाँ नरेंद्र, चलो आप कोशिश करो। मैं अभी वहां मेरा से गुस्सा नहीं आया तो और क्या होगा? मैं वहां से हताश होके चला जाएगा। हैं? मैं वहां वहां से से, हताश होके चला जाएगा। यस, दैट आई वांट टू लिसन। या तो गुस्सा आएगा और फिर हम कुछ करेंगे उसके अगेंस्ट कि भाई ऐसे पेड़ को तो हटा ही दो ना, काट दो इस पेड़ को, ना ये किसी प्रकार के फल दे रहा है, ना ये छाया दे रहा है, क्या मतलब है इस पेड़ का? तो या तो गुस्सा आएगा जैसा ऋतु को लगा, या दूसरा रिएक्शन होगा, हमारे मन में दुख होगा, हताशा होगी कि अब कहाँ जाऊं। ओके, तो इसका आशय कुछ इस प्रकार है। यह दरख्त से आशय है शासक, शासन करने वाले, जो देश में देश को चलाने वाले हैं। ठीक है, आप अलग अलग अर्थों में देख सकते हैं इसको। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, और आपने पहला कदम उठाया कि आई शुड गो टू पुलिस स्टेशन, राइट?
तो पुलिस किसके लिए बनी है? हमारे संरक्षण के लिए। और पुलिस स्टेशन जाकर आपको क्या लगा कि जो व्यक्ति गलत था उसका पक्ष ले लिया गया, रिश्वत ले ली गई, आपके साथ अन्याय हुआ, तो दो बातें होंगी जैसा भी तुमने कहा, या तो गुस्सा आएगा या तो निराश होकर बैठ जाएंगे। ठीक, आप पुलिस स्टेशन से निराश हुए, आपने कोर्ट की ओर जाने का सोचा, कोर्ट कचहरी अदालत की ओर आपने रुख किया। अदालत में भी यही हुआ, पैसा भर दिया गया और जो अन्याय था वो जीत गया। तो कुल मिलाकर कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है। जो शासक हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जो कर्णधार हैं, उन्हीं के आंचल में, उन्हीं के साए में भ्रष्टाचार है, उन्हीं के साए में गड़बड़ियां हैं। अब कहाँ जाया जाए? तो कवि कहते हैं चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। तो ऐसे देश में जहां पर न्याय नहीं मिल रहा, जहां सत्य की सुनवाई नहीं हो रही, कवि कहते हैं कि सोचा था स्वाधीनता के बाद, आजादी मिलने के बाद न्याय मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय सब गड़बड़ है। यहाँ बात केवल पुलिस की और अदालत की नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप हॉस्पिटल गए ट्रीटमेंट के लिए, और पता चल रहा है वहां ट्रीटमेंट के नाम पर बहुत पैसा लिया जा रहा है, पेशेंट्स के साथ बहुत गड़बड़ काम किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी दरख्तों के साए में धूप। आप किसी शिक्षक के पास जाते हैं एक बहुत अच्छी एडवाइस को सपना लेकर सोचकर, बट मान के चलो कि वो शिक्षक या वो शिक्षा व्यवस्था में वहां आपको कुछ गड़बड़ियां नजर आई। तो कुल मिलाकर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी क्षेत्र या धर्म, जो जिसका अधिकारी है, यदि वहां पर वो काम सही तरीके से नहीं होता, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो दुष्यंत जी ने ये शेर लिख दिया कि जहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, ऐसे स्थान से, ऐसे जगह से पलायन कर लिया जाए। ऐसा दिल करता है कि इसको छोड़कर कहीं और चले। क्लियर? समझ आया? दोनों शेर समझ आए? तो आई ट्राई कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं। नहीं दिखा पाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं आवाज आती है कि नहीं। अगर नहीं आएगी तो फिर कंटिन्यू अवर डिस्कशन। जरा मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन दिख रही है? नेविगेट करें प्लीज, एनी वन ऑफ यू मुझे बताएं। स्क्रीन इज विजिबल? नो मैम। आवाज नहीं आ रही बेटा? नो मैम। नो मैम। मैंने शेयर किया नहीं, स्क्रीन भी नहीं, प्रेजेंट शेयर किया तो मैम स्क्रीन शेयर करें। हाँ नहीं दिख रहा। मैम अब आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अरे तो कुछ और स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ गया। आई थिंक दुष्यंत, आवाज आ रही थी कि नहीं ये बताओ पहले। यस मैम। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही थी।
मैम आपकी वीडियो चल रही थी इसलिए नहीं आ रही होगी। नहीं तो मुझे वही मैंने कहा था नेविगेट करो, आवाज समझ में आ रही है या नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा वीडियो एक बार फिर से दिखा देंगे, या 4 शेयर और हो जाए, आज 2 हुए हैं, टाइम भी ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले शेर की व्याख्या नरेंद्र आप कीजिए। नरेंद्र आपका माइक ऑन है, आप नहीं दिख रहे हो। ओके, हैज लेफ्ट द मीटिंग फॉर सम रीजन। ठीक है, अदिति कैन यू एक्सप्लेन पहला वाला शेर। मैम स्वतंत्रता के पहले लोगों ने सपने संजोए थे कि जब उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी, जब स्वराज आ जाएगा, तब उनके घर में खुशहाली होगी, सब मतलब खुशी से झूमेंगे नाचेंगे। और लेकिन पूरे देश में तो छोड़ो, स्वतंत्रता के बाद एक शहर में, मतलब शहर में भी खुशी नहीं आई। वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसी की व्याख्या ऋतु आप कीजिए। मैम इसमें अम, ओके, मोहित आप एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। मैम जब आज़ादी मिली तो सब लोगों ने सोचा था कि हर घर में खुशी होगी, दीपक जले होंगे, लेकिन जब आज़ादी मिल जाती है और स्वराज आ जाता है तो भी उनको वो खुशियाँ नहीं मिल पाती जो उन्होंने सोचा था कि आज़ादी के बाद मिल जाएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। सेकंड की व्याख्या नरेंद्र कर सकते हैं। नरेंद्र आप, यस मैम। हाँ मुझे लगा आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ओके प्लीज। मैम मैम आवाज़ कट के आ रही मैम आपकी। ओके, सेकंड सेकंड वाले शेर की व्याख्या कीजिएगा। यस मैम। मैम दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं सेकंड में कि यहाँ के जो प्रशासक हैं उनसे जो उम्मीद है उनके मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे हमें अपेक्षा है कि वो देश के प्रति कुछ करें। यस, फिर आगे क्या, आगे क्या दूसरी पंक्ति का। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले इस शहर से उम्र भर के लिए। दूसरी पंक्ति की व्याख्या नहीं, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। नरेंद्र आप सुन पा रहे हो? ऋतु आप सुन पा रहे हो? यस मैम। ओके, दूसरे वाले की व्याख्या कर सकते हैं ऋतु। मैम इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो सुख चैन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर रहने के बजाय यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ओके, कहीं और पलायन करें। ओके, तो ये दोनों आपको समझ आए, ध्यान से इनको पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न दिए हैं उनको भी समझ लीजिएगा। अगली क्लास में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो देखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, और कोई प्रश्न? कोई डाउट तो नहीं? ऑल क्लियर? चलो ठीक है, ओके, साई राम टू ऑल ऑफ यू।
God bless you and take care. Sarah ma'am. Sai Ram.